हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। सबसे पहले ओजोन डिप्लीशन की डिस्कवरी 1985 में सैटेलाइट्स के माध्यम से हुई। उसका ये रेयर फोटोग्राफ है। जो साइंटिस्ट है लेफ्ट से जो फरमन, बियान गार्डनर एंड जोनाथन चनकिन, इन्होंने इसका डिस्कवरी की है। अब ओजोन मैपिंग का स्पेक्ट्रोमीटर जो आता है, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, नासा दे हैव मेजर्ड ओजोन कंसंट्रेशंस। ये सैटेलाइट बॉर्न इंस्ट्रूमेंट है और 1996 में लॉन्च हुआ था और केवल 8 सेकेंड्स में 35 मेजरमेंट्स कर सकता है। हर 8 सेकेंड में 35 मेजरमेंट्स। और जो ओजोन का लेवल है उसे मापने के लिए जो यूनिट मानी जाती है वो कौन सी है? डॉप्सन यूनिट है। अब अर्थ स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, और उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरह से यहाँ चारों जो है ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है तो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर पर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। ओजोन लेयर कहाँ पर है? ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन अर्थ्स अपर एंड लोअर एटमॉस्फेयर। दोनों एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर जो हमने देखा, उनमें जो लेयर्स है उनमें ओजोन की कहाँ पर है? ओजोन लेयर on Earth's upper and lower atmosphere. Ozone layer situated in the stratosphere about 15 to 30 kilometers above the Earth's surface. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है वो ओजोन जो है वो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के। जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती है, जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनको ओजोन प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ओजोन डिप्लीशन प्रोग्रेसिंग ग्लोबली एक्सेप्ट इन द ट्रॉपिकल जोन। इसकी वजह से जो है हम देख रहे हैं कि हमें कितने क्लाइमेट चेंजेस और कितनी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ रहा है। इट इज़ द होल फॉर्मेशन जो हुआ है, ओजोन होल जो बढ़ता जा रहा है, उसमें किस प्रकार से होता है उसके दो मैकेनिज़्म बताए गए, मेटीरियोलॉजिकल मैकेनिज़्म एंड केमिकल मैकेनिज़्म। तो मेटीरियोलॉजिकल मैकेनिज़्म को इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताया गया है कि साउथ पोल, वोर्टेक्स और थर्मल रेडिएशन जो है यहाँ पर किस प्रकार से आती है। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द अपर स्ट्रेटोस्फियर एंड देन कोल्ड टेम्परेचर इन द अपर एटमॉस्फेयर कॉजेज नाइट्रिक एसिड टू फ्रीज इन टू क्रिस्टल्स फॉर्मिंग विस्पी पिंक क्लाउड्स एंड देन फॉर्म्स ए वोर्टेक्स ऑफ टाइटली ट्विस्टेड विंड्स, दस फॉर्मिंग ए होल इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो ये इस प्रकार से होल का साइज़ बढ़ता जाता है या होल फॉर्मेशन होता है। अब केमिकल मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है? डिफरेंट केमिकल्स आर देयर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। टॉपिंग द लिस्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहले ऊपर है, देन मैन मेड नॉन टॉक्सिक एंड इनर्ट गैसेस और इनर्ट मटीरियल्स इन द ट्रोपोस्फियर एंड इन द स्ट्रेटोस्फियर आर फोटोलाइज्ड रिलीजिंग रिएक्टिव क्लोरीन एटम दैट कैटालिटिकली डिस्ट्रॉयज द ओजोन। इस प्रकार से ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता है। ये पुराने जो सर्वेज हैं डिफरेंट मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, और वहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है जहाँ की सितंबर 1997 में किस प्रकार से लो टेम्परेचर के कॉम्बिनेशंस रहे और एलिवेटेड क्लोरीन और ब्रोमीन की कंसंट्रेशंस के कारण ओजोन का डिस्ट्रक्शन होता गया। सदर्न हेमिस्फीयर, अपर एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी आपको ओजोन का डिस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो रहा है, टोटल कॉलम ओजोन का जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये यहाँ पर बताया गया है। ओजोन लेवल्स ओवर नॉर्थ अमेरिका 1994 के निम्बस, जो अमेरिका निम्बस ओजोन लेवल्स है, वहाँ से 7 एटम्स है, वहाँ से आपको ये डायग्राम दिया गया है। कंपेयरिंग द कलर्स ऑफ द बैंड्स ओवर ए पर्टिकुलर सिटी सच एज सेटल शोज लोअर ओजोन लेवल्स इन 1994 दैन इन 1997। यानी पिछले कई दशकों से किस प्रकार से ओजोन लेवल में कमी आ रही है ये बताया जा रहा है। दिस इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन is high energy electromagnetic wave emitted from the sun. It is made up of wavelengths ranging from 100 nanometer to 400 nanometer.
अब यूवी रेडिएशन क्या करते हैं? यूवी रेडिएशन ABC, मोस्ट डेंजरस फ्रॉम 100 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर, एंड अल्ट्रावायलेट C इज अनेबल टू रीच अर्थ सरफेस ड्यू टू स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इट. Too much of ultraviolet light can result in skin cancer, eye damage, cataracts, immune system को भी डैमेज करता है, रिडक्शन इन फाइटोप्लैंक्टन है, डैमेज टू द DNA इन वेरियस लाइफ फॉर्म्स है. दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन अंटार्कटिक आइस फिश. तो ऐसे कई सारे जो इसके इफ़ेक्ट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स पर जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर बताया गया है. DNA डैमेज, मैक्सिमम इफेक्ट ऑन स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे हैं उन पर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है. इम्पेयर्ड ग्रोथ है, क्रॉप यील्ड्स है, फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट हो रहा है इसके कारण, जिसके कारण ये क्रॉप यील्ड्स अफेक्ट हो रही है. फाइटोप्लैंक्टन्स है, दे आर उनका कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक जो है रिड्यूस हो जाता है, मोर्टेलिटी रिड्यूस हो जाती है. नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया है वो डैमेज हो रहे हैं. सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम हो रहा है, इन्फेक्शन और इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर. तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स है सनबर्न की वजह से, या नियोप्लाजिया कहते हैं, मेलानोसाइटिक कैंसर, मैलिग्नेंट मेलेंकोमा भी हो रहा है, और ऑक्यूलर या कैटरैक्ट टेरिजियम जो है आइस के ऊपर भी इसका असर हो रहा है. तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन को कर रहा है. इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया गया है. अल्ट्रावायलेट B penetrates water columns to depths 30 meters. Increased ultraviolet B exposure reduces productivity, damages of DNA, alters nitrogen metabolism, inhibits mobility also. और कई स्टडीज़ ऐसी हो रही है जो कि ये समुंदर जो है वहाँ पर भी असर करता है. अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर इन द प्रेजेंस ऑफ वर्टिकल मिक्सिंग. फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन वाज स्ट्रांगली इनहिबिटेड नियर द सरफेस ऑफ द वाटर. इसके कारण कई बैक्टीरियो प्लैंक्टन्स है, डीकम्पोजर्स है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, और अल्ट्रावायलेट रेज का जो है स्ट्रेस वो सब पर असर डाल रहा है. तो एडेप्टिव स्ट्रेटेजी क्या होगी? पिगमेंटेशन जो है एब्जॉर्ब मोर देन 90% ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड बिफोर इट पेनिट्रेट्स टू द जेनेटिक मटेरियल. तो अलग अलग ग्रोथ को इनहिबिट करना, हाई मॉर्टेलिटी है या इफ़ेक्ट्स जो है वो डिपेंडेंट अपॉन अमाउंट ऑफ एक्सपोजर है, कितने अमाउंट में एक्सपोजर हो रहा है. तो इस प्रकार से हमें एडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ भी देखनी होंगी. मैक्रोएल्गी एंड सी ग्रासेस जो है दे आर ससाइल एंड रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ, हैव डाइवर्स हैबिटेट्स अबाउट टाइडल जोन्स, इंटरटाइडल जोन्स, सम नेवर एक्सपोज टू एयर, लेकिन दे हैव अडेप्टेड टू वेरिंग सोलर एक्सपोजर. क्योंकि जब तक वो अडेप्ट नहीं करेंगी तो उनका सर्वाइवल ठीक नहीं होगा या सर्वाइवल विल नॉट बी देयर. तो एक्सेसिव रेडिएशन मैकेनिज्म को किस तरह से हम इनहिबिट कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने अडेप्ट कर लिया है. दीज आर द प्लांट्स. सभी के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का ऑन प्लांट रिसोर्सेस. हियर मॉलिक्यूलर टारगेट्स आर देयर, जीन एक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म, एंड द होल प्लांट ग्रोथ इट इज़ अफेक्टेड ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. DNA absorbs ultraviolet radiations, changes shape in DNA, changes DNA molecule, means that enzyme cannot read the DNA code and results in mutated cells. The cells will die. Cells have developed the ability to repair DNA. A special enzyme arrives at the damaged site, removes the damaged section of DNA and replaces it with the proper components. तो एडेप्टिव स्ट्रेटेजी सबको अपनानी पड़ी. हायर प्लांट्स है. द एक्सपेरिमेंट्स वेर डन टू डिटरमाइन इफ इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अ थ्रेट टू टेरेस्ट्रियल वेजिटेशन. हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर डज इंड्यूस सम इनहिबिशन on the photosynthesis. However, studies found no significant effects on photosynthetic productivity. Some researchers have concluded that ozone depletion and increase of ultraviolet rays not a direct threat to photosynthetic productivity of crops and natural vegetation. Allen 1998 ने दिया है ये. पर कई ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जिनको हम अनमास्क नहीं कर सकते या डिनाई नहीं कर सकते हैं. Limitations in controlled and field studies include large differences in temperature, precipitation है, soil types है,
ultraviolet radiation masked by other stresses of land plants such as drought. Drought produces large reductions in photosynthesis and growth, masking the effects of ultraviolet radiations. Water stress plants produce a high concentration of leaf flavonoids for pigmentation, providing greater ultraviolet protection. Flowering जो है उस पर भी असर हो रहा है. Flowering as well as the number of flowers in certain species can alter both the time of flowering as well as the number of flowers. Differences in timing of flowering may have important consequences for the availability of pollinators. Pollinators की संख्या में कमी भी हो सकती है या उनकी उपलब्धता कम हो सकती है. Reproductive parts of plants such as pollen and ovules are well shielded from solar ultraviolet radiation. Can plants protect themselves against increased ultraviolet radiation? UV shielding, only a small proportion of the ultraviolet radiation striking leaf penetrates into the inner tissues. When exposed to increasing amounts of the ultraviolet radiations, plants can increase the UV absorbing pigments in their tissues. Ultraviolet band जो है उस पर many species of plants can increase the ultraviolet absorbing pigments in their tissues. टिश्यू में ऐसी क्षमता हो सकती है. और अदर एडेप्टेशंस इंक्लूड्स द थिकनेस ऑफ लीव्स. क्या होगा? पत्तियों की थिकनेस बढ़ जाएगी, रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ इनर टिश्यूज एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट बैंड ऑफ रेडिएशन. हैव रिपेयर मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स, इंक्लूड्स रिपेयर सिस्टम्स फॉर डीएनए डैमेज. एम्फीबियंस पर भी असर हो रहा है. कई सारी जो है जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, सभी पर इसका असर हो रहा है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिसीज़ है, पैरासाइट्स है, एक्जोटिक स्पेशीज़ हैं. अल्ट्रावायलेट बैंड रेडिएशंस इज स्टिल हाई ऑन द लिस्ट फॉर द डिक्लाइन ऑफ एम्फीबियंस सीन अराउंड द वर्ल्ड. पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफॉर्मिटीज़ या चेंजेस इन बिहेवियर देखने को मिल रहा है. ह्यूमन हेल्थ पर ह्यूमन इफेक्ट्स भी है अल्ट्रावायलेट बैंड के कारण. स्किन पर असर आ रहा है. इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ और ऑन ह्यूमन हेल्थ, ओवर एक्सपोजर में increase in the risk of non-melanoma and malignant cancer, higher risk for malignant melanoma and especially in childhood. Risk of malignant melanoma has increased 10% और risk of non-malignant melanoma has increased 26%. malignant हो सकता है या non-malignant हो सकता है नहीं, लेकिन risk बढ़ी हुई है. non-malignant, malignant and such पैचेस वी कैन सी. ओवर एक्सपोजर से क्या होता है? इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है एंड द एक्सेलरेट एजिंग. स्किन पर जो झाइयाँ हैं हाई एक्सपोजर की वजह से स्किन पीपल दे आर हैविंग फोटो एलर्जी कैन बी सीवियर. स्किन प्रोटेक्शन के लिए हम कोई SPF आपने देखा है, SPF वैल्यू जिसकी ज़्यादा है सोलर रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हम कवर अप कर सकते हैं. और जिसमें जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ऐसे जेल है या क्रीम है जिसमें कि SPF वैल्यू 8 है या 15 है, 30 है, यहाँ आपको दिख रहा है. जितनी ज़्यादा SPF वैल्यू होगी उतनी अच्छी क्रीम आपको परफॉर्मेंस देगी. इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटरेक्ट्स. आँखों पर भी असर डाल रहा है. कॉजेस टेरिजियम, ए वेज शेप ग्रोथ ओवर द सेंट्रल कॉर्निया. तो इनकी वजह से आँखों पर भी बुरा असर हो रहा है. मैनिफेस्टेशंस ऑफ ब्रॉट ऑन बाय ओवर एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट बैंड. कैंसर आँखों का हो सकता है. अब प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? सन ग्लासेस से कर सकते हैं. 100% UV ब्लॉक सन ग्लासेस, रैप अराउंड द सन ग्लासेस एंड आई प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन. हैट्स भी यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इज़ बीइंग डन फॉर द काउंटर इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अडॉप्टेड है और पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स वॉज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर होल फॉर्मेशन. जो ओजोन होल है उसको कैसा फॉर्म हो सकता है और उसकी क्या पॉलिसीज़ हो सकती है, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज है US में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विद इन द US. EPA हैज सेवरल प्रोग्राम्स. साइंस ऑफ रिकवरी, जैसा कि वो सभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स को फॉलो करें. और ये साइंस ऑफ रिकवरी क्या है? 1997 में सैटेलाइट शोड ए डिक्लाइन ऑफ सेवरल नॉन ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस. सैटेलाइट इमेज शो कर रही है कि सम स्लोइंग डाउन ऑफ ओजोन लॉस
हाउएवर इमेज इज़ वेरी ओल्ड। जैसा जैसा आप 95 से देखकर 2004 तक आप देख रहे हैं ओजोन होल के साइज़ में किस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है और रिकवरी स्लो है लेकिन रिकवरी हो रही है। अब फॉर द फ्यूचर व्हाट रिसर्चेस वुड यू लाइक टू सी? अंडरस्टैंडिंग द रिसर्चेस स्टेशंस दैट मेजर द ओजोन सरफेस रेडिएशन, अर्बन एरियाज़ में किस रिमोट रीजन्स में किस प्रकार से किया है, यूवीआर एक्सपोजर को करने के लिए बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को डिटरमाइन करने के लिए स्टडीज़ की जा रही है। देर आर सम रिसर्च ऑन प्रोटेक्टिव क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स एंड देयर एफिशिएंसी, मोर सर्विलेंस फॉर अल्ट्रावायलेट रिलेटेड डैमेज। तो ये स्टेप्स उठाई जा रही है। फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ ओजोन रिमेन्स अनक्लियर। कैसे होगा, किस प्रकार से हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर सकते हैं, इनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्लाइमेट चेंज पर क्या क्या असर होगा। कंटिन्यूड मॉनिटरिंग ऑफ ओजोन एंड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज़ इसेंशियल। लगभग ऐसा माना जाता है कि 2050 तक रिकवरी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हिंजेस ऑन द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड रिप्लेसमेंट्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथिल ब्रोमाइड, हैलोन्स आर स्टिल बीइंग सॉट। अब समरी में मैं ये कहूँगी कि द ओजोन इज़ अर्थ्स ओनली डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। स्टडीज़ इंडिकेट ओजोन थिनिंग थ्रू आउट द ग्लोब ड्यू टू मैकेनिज़म्स, मेटीरियोलॉजिकल और केमिकल, दोनों प्रकार के मैकेनिज़म्स कैसे ओजोन होल पर असर होता है मैंने आपको बताया कैसे फॉर्म हो रहा है। रिसर्च इंडिकेट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इंक्रीजिंग अल्ट्रावायलेट बी लेवल्स। देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टनिटी, अनिश्चितता है कि कितने समय में होगा, कैसे होगा, क्या रिसर्चेस होंगी और कितना इफेक्ट हम कम कर पाएंगे। देर इज़ डिबेट इन द साइंटिफिक कम्युनिटी इन द रोल ऑफ अल्ट्रावायलेट बैंड रेडिएशन plays on the decline of amphibians seen globally. In the last decade, there has been an increase in skin cancer and cataracts due to ultraviolet band exposure. Again, some efforts need to be continued. हमें कुछ ऐसे रिलायबल मॉडल्स को क्रिएट करना चाहिए कि जो कि ओजोन डिप्लीशन को रोकेंगे, उसको हम समझाएंगे। एनफोर्समेंट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एनफोर्समेंट ज़रूरी है। प्रोटोकॉल तो बन गया है लेकिन फॉलो करना, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। टू रिड्यूस कंसनट्रेशंस ऑफ केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन, मॉनिटरिंग ऑफ केमिकल्स बीइंग omitted and gain a better overall understanding on just how ozone depletion is affecting our planet. अर्थ प्लैनेट को रिकवर करने के लिए या इसका संरक्षण करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठानी चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी। What are the two mechanisms responsible for ozone depletion? Explain each mechanism, जो कि आपको पूरे प्रेजेंटेशन में अभी बताया गया है। Explain 4 effects of ozone depletion. ओजोन डिप्लीशन के कारण कौन कौन से ऐसे 4 प्रभाव हो रहे हैं all over the world और on the earth planet और on the organisms. What efforts have been implemented to counter the effects of ozone depletion? And what are some things scientists would like to see done in order to gain a better understanding on the effects of ozone depletion? Thank you. ये मैंने questions आपसे पूछे हैं। After the complete presentation, you can subscribe YouTube channel CC Raj JDB Government Girls College Kota. Thank you very much.